ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हम नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करेंगे। सो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसका मैप मिल जाएगा एटलस के अंदर, इसको खोल लेना। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले तो यहीं से चालू करते हैं, ग्रीनलैंड के पास में से। ठीक है, तो ग्रीनलैंड का जो आइलैंड है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड हो गया, सबसे बड़ा आइलैंड है ये। ठीक है, अच्छा, अभी ग्रीनलैंड जो है वो लगभग पूरा एक तरीके से जो है वो बर्फ से ढका रहता है। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ग्रीनलैंड पे जो आइस शीट है, यानी कि जो बहुत सारी ग्लेशियर्स की बहुत बड़ी परत होती है उसको आइस शीट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आइस शीट जो ये है पूरी ग्रीनलैंड की, ये धीरे धीरे पिघलती जा रही है, जिसकी वजह से ओशन लेवल जो है वो इसके आसपास बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से अर्थ का एल्बिडो भी कम होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एल्बिडो वो होता है जिसमें या अर्थ के सरफेस पे से जितनी लाइट बाउंस ऑफ होती है वापस एनवायरनमेंट में स्पेस में चली जाती है उसको एल्बिडो कहते हैं, है ना। तो एल्बिडो जो है वो ग्रीनलैंड की आइस के पिघलने की वजह से जो है वो अर्थ का कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है और बाकी एरियाज जो एक्सपोज होते जा रहे हैं, तो लाइट जब यहाँ पे पड़ती है तो लाइट वो एब्जॉर्ब होती है तो उसकी वजह से हीट बढ़ती है, उसकी वजह से बर्फ और ज्यादा पिघलती है। जबकि अगर यही बर्फ में कवर होता तो मेजॉरिटी ऑफ द लाइट या मैक्सिमम लाइट जो है व्हाइट बर्फ की वजह से वापस बाउंस ऑफ हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ग्रीनलैंड में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? आइस पिघलने की प्रॉब्लम आ रही है। ग्रीनलैंड के और अमेरिका के बीच में एक छोटा सा सी है जिसका नाम है लैब्राडोर सी। इसको मार्क कर लेना, लैब्राडोर सी। दिस इज लैब्राडोर सी। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ की तरफ में लैब्राडोर सी है। लैब्राडोर सी से नॉर्थ की तरफ में डेविस स्ट्रेट है, डेविस स्ट्रेट और बफिन बे, डेविस स्ट्रेट और बफिन बे। अच्छा, ये जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ग्रीनलैंड को सेपरेट कर रहे हैं किससे? नॉर्थ अमेरिका से। ग्रीनलैंड वैसे कंट्रोल में किसके था? डेनमार्क के, जो कि यूरोप में था। डेनमार्क यूरोप में था यहाँ पर, बट एक्चुअली ये कॉन्टिनेंट वाइज किस में आता है? नॉर्थ अमेरिका में आता है। कॉन्टिनेंट क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। अब यहाँ पर इसी के पास में जो साउथ की तरफ में एक बड़ा सा बे दिखेगा, इसको हडसन बे, ध्यान रखना। हडसन बे जो है वो कनाडा के बीचों बीच है। हडसन बे कनाडा के बीचों बीच, दिस इज हडसन बे। ठीक है, हडसन बे से आगे चलेंगे तो इस वाली तरफ जाने पर, यानी कि ग्रीनलैंड से इस वाली तरफ जाने पर हमें यहां पर नॉर्थ में मिलेगा बेफोर्ट सी। बेफोर्ट सी, यहां पर इस वाली जगह पर बेफोर्ट सी। नॉर्थ अमेरिका में वेस्ट की तरफ बेफोर्ट सी। बेफोर्ट सी के बगल में चुपची सी, यहां से जो है वो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो यहां से पास होती है, 180 डिग्री की लाइन। कौन से सी को जोड़ती है? चुपची सी को जोड़ती है बेरिंग सी से, ये वाला एरिया। और इसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। यहां पर जो स्ट्रेट है उसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। चुपची सी, बेरिंग स्ट्रेट और फिर बेरिंग सी। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो किसको सेपरेट करता है? बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करता है एशिया को अमेरिका से। इधर साउथ की तरफ चलना चालू करेंगे अपन तो ऐसे कोई मेजर वाटर बॉडी नहीं है। ठीक है, सीधे कहां तक? यहां तक नीचे आ जाएंगे, इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। यहाँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पे पनामा नाम से एक कंट्री है, इसके बीच में पनामा सिटी है जो इसकी कैपिटल है। और इनके बीच में से एक कैनाल निकल रही है जिसका नाम है पनामा कैनाल। पनामा पनामा पनामा, 3 पनामा आ गए। पनामा कैनाल भी है जो कि एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। यहाँ पर इसके बीच में, ठीक है, जो कि शायद इसमें लिखी भी नहीं होगी, लिखी नहीं है, बट एक्चुअली यहाँ पे लिख रखा है इस्तमस ऑफ पनामा। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है इस्तमस ऑफ पनामा, है ना। तो इस्तमस ऑफ पनामा के पास में से एक छोटी सी नहर बनती है एक्चुअली। ये पनामा, यहाँ से तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अलग मान लेते हैं क्योंकि पनामा जो कंट्री है वो किस में है? नॉर्थ अमेरिका में। बट यहाँ पे एक मैनमेड कैनाल है
इसके बीच में जो पनामा सिटी के पास में से होकर गुजरती है, इसको पनामा कैनाल के नाम से जाना जाता है। पनामा कैनाल इज वेरी फेमस कैनाल, क्योंकि पनामा कैनाल में से जो है वो मैनमेड कैनाल होने की वजह से ये जो है वो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने का काम करती है, और पूरा अमेरिका घूम के नहीं जाना पड़ता है। पनामा कैनाल फॉलोज और फॉल्स बिटवीन द पनामा कंट्री के बीचों बीच है, मैनमेड कैनाल है। कौन से दो ओशंस को कनेक्ट करती है? पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? लॉक सिस्टम है। ये पिछली बार एनडीए में पूछा था शायद इन्होंने, लॉक सिस्टम। ये लॉक है यहाँ पे, देखिए ये पनामा कैनाल है, इसमें जहाज जो है वो आ जा सकते हैं। ठीक है, अब पनामा कैनाल के अंदर लॉक्स हैं, ये ध्यान रखना, स्पेस कैनाल में लॉक्स नहीं है। ये चीज पिछली बार एनडीए में डाल दी थी इनने, यूपीएससी ने। लॉक्स से क्या होता है? अब मान लो पैसिफिक ओशन का लेवल लो है, अटलांटिक ओशन का लेवल हाई है, तो उस केस में इधर से पानी हमेशा इधर ही जाएगा। अगर मेरे को शिप उधर भेजने है तो क्या करूंगा फिर मैं? तो ये लॉक सिस्टम होता है। लॉक सिस्टम किस तरीके से काम करता है? ये शिप के लिए काम करता है कि अगर कहीं पे पानी ऊंचा है और कहीं पे पानी का लेवल नीचा है, तो इनके बीच में जो है वो इस तरीके से लॉक्स लगा दिए जाते हैं, या उसके अंदर एक सिस्टम बना दिया जाता है जिसके अंदर इस तरीके से जो है वो ये लॉक लगाने की वजह से या एक तरीके का गेट बना देने की वजह से, अगर मुझे शिप को इधर भेजना है, इस वाली जगह, नीचे वाली जगह, तो मैं पहले गेट खोलूंगा जिससे पानी यहाँ आ जाएगा। जब पानी यहाँ आ जाएगा और शिप इधर आ जाएगी, मैं पानी को खाली कर दूंगा। जब पानी को खाली करूंगा तो शिप का लेवल इसके बराबर आ जाएगा, शिप नीचे आ जाएगी, लेवल नीचे हो जाएगा, मैं इस गेट को खोल दूंगा और शिप इधर आगे निकल जाएगी। वहीं अगर मुझे इधर से आने वाले शिप को इधर भेजना है, उल्टी डायरेक्शन में भेजना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? पहले शिप को इधर ले आऊंगा और फिर उसके बाद यहाँ पानी भर दूंगा। पानी भरने पर शिप ऊपर चली जाएगी, मैं इस गेट को बंद कर दूंगा। जब मैं इस गेट को बंद कर दूंगा तो शिप फिर इधर चली जाएगी, इस गेट को खोलने पर। ये लॉक सिस्टम होते हैं। जब पानी के अंदर लेवल में फर्क होता है, जैसा कि यहाँ पर है, पैनामा कैनाल के अंदर फर्क है, एक तरफ अटलांटिक ओशन और जो दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, उसके ओशन लेवल में फर्क है, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे लॉक सिस्टम है। सुएज कैनाल में कोई लॉक सिस्टम नहीं है। सुएज कैनाल तो डायरेक्टली इक्वल है, बराबर है, उसका लेवल इक्वल है, मेडिटेरियन सी का और रेड सी का लेवल इक्वल है, बट यहाँ पे लॉक सिस्टम चलता है। यहाँ पे पनामा कैनाल का एक छोटा सा मैप दे रखा होगा, उसमें लॉक्स लिखे हुए, लॉक्स। ठीक है, तो अपने को लॉक्स के नाम नहीं याद रखने, बट हाँ, लॉक सिस्टम है किसमें? पनामा कैनाल में। सुएज कैनाल में कोई लॉक सिस्टम नहीं है। ठीक है, ओके। पनामा कैनाल से जैसे हम बाहर निकलेंगे, हमें ये एरिया मिलेगा। इस एरिया को हम जो है वो कैरिबियन सी के नाम से जानते हैं। पनामा कैनाल से बाहर निकलते जो एरिया है उसको कैरिबियन सी के नाम से जानते हैं। और कैरिबियन सी के पास में जो आइलैंड है सारे, इनको कैरिबियन आइलैंड भी बोला जाता है। इन सब आइलैंड्स को क्या बोलते हैं? कैरिबियन आइलैंड। ये कैरिबियन आइलैंड जो है, सबसे पहले इन्हीं कैरिबियन आइलैंड पे जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो सबसे पहले यहीं आया था। 1490 1493 में या 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका खोजा, तो वो सबसे पहले यहाँ कैरिबियन आइलैंड पहुंचा था। उसे लगा मैं इंडिया पहुंच गया, तो उसने यहाँ के लोगों को इंडियंस बुलाना चालू कर दिया। फिर किसी ने उसको बताया, अरे भैया आप गलत जगह पहुंच गए हो, इंडिया इधर नहीं है, इंडिया तो ईस्ट में है, ये वेस्ट वाला दूसरा इंडिया है, यानी कि वो ओरिजिनल इंडिया नहीं है। तो यहाँ के लोगों को वेस्ट इंडीज बोलने लगे, इसलिए ये आइलैंड वेस्ट इंडीज भी कहलाते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस, ये भी ध्यान रखना।
वेस्ट इंडीज कोई अलग कंट्री नहीं है, ये सब मिलके साथ में क्रिकेट खेलते हैं और इसको वेस्ट इंडीज कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग छोटे छोटे से आइलैंड कंट्रीज हैं जो कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज कहलाते हैं। ट्रिनिदाद टोबागो, इधर ये सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स, सेंट किटी, ये डोमिनिका, बारबेडोस, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये सब, पोर्टो रिको, ये सब कंट्रीज जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वेस्ट इंडीज कहलाते हैं। बहामास, क्यूबा, ये सब कंट्रीज इसमें, जमैका, ये सब मिलके वेस्ट इंडीज हैं। और कैरिबियन आइलैंड भी यही कहलाते हैं, इन्हीं को ही कैरिबियन आइलैंड भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे से कंट्रीज है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में इससे नॉर्थ की तरफ जाने पर अमेरिका के बीच में एक खाई मिलेगी जिसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको वर्ल्ड का सबसे बड़ा गल्फ है। सबसे बड़ी खाड़ी है ये, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, तो यहाँ पर इस रीजन में गल्फ ऑफ मैक्सिको वाली साइड से बहुत बार चक्रवात आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, जिसको हमने विंड सर्कुलेशन में कवर किया था कि इस रीजन के अंदर जो है वो बहुत सारे तूफान आते रहते हैं अक्सर, और वो अमेरिका के अंदर या तो इस ईस्ट कोस्ट पे टकराते हैं या इन आइलैंड कंट्रीज में टकराते हैं, या मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए अमेरिका के अंदर जाते हैं। तो ये एरिया जो है वो यहाँ पर ओशन होने की वजह से बहुत ज्यादा हाई इवेपोरेशन होता है, लो प्रेशर एरिया बनते हैं, लो प्रेशर एरिया बनते हैं, तो वहां पर जो है वो इवेपोरेशन होने की वजह से साइक्लोन बनते हैं, जिन्हें यहाँ पर हरिकेन कहा जाता है, जिसे इस एरिया में हरिकेन कहते हैं, अमेरिका वाले रीजन में हरिकेन कहते हैं, है ना। गल्फ ऑफ मैक्सिको से ऊपर निकले तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक छोटा सा सी जिसका नाम है सेरेगासो सी। किसका हिस्सा है, अटलांटिक ओशन का हिस्सा है सेरेगासो सी, ये वाला एरिया में, यहाँ पर सेरेगासो सी अमेरिका के ईस्ट में, पूर्व की तरफ। ये जो बर्मुडा का आइलैंड है, इधर फ्लोरिडा की टिप, और इधर की तरफ में एक और आइलैंड, ये तीन आइलैंड मिलाकर जो है वो बर्मुडा ट्राइंगल बनाते हैं। ये वाला एरिया बर्मुडा ट्राइंगल कहलाता है। एनीवेज, तो यहाँ पे सेरेगासो सी। अच्छा, अब यहाँ पर इस वाली जगह को देखना, ये वाली जगह पे ध्यान देना। एटलस में यहाँ पर कुछ नहीं लिख रखा होगा, बट इसके अंदर जो है वो एक बे ऑफ फंडी करके लिखना है आप लोगों को। बे ऑफ फंडी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ऊंची टाइड्स, लहरें यहीं पर आती हैं। ज्वार भाटा जो आता है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ पर आता है। लहरें 40 से 50 फुट तक ऊपर उठ जाती हैं यहाँ पे, इस जगह पे, बे ऑफ फंडी। कहाँ पर है, नोवा स्कॉटिया के पास में है, अमेरिका के अंदर, यहाँ पे छोटा सी जगह, बे ऑफ फंडी। लहरें उठने के पीछे दो तीन कारण होते हैं, या ज्वार आता है उसके पीछे दो तीन कारण होते हैं। एक तो चांद की ग्रेविटी, सूरज की ग्रेविटी, एक कैसी जगह है लोकेशन वाइज। तो अभी जैसे यहाँ पे एक पतला सा रास्ता बन रहा है, तो पानी का प्रेशर जब पीछे की तरफ से बढ़ता है तो लेवल ऊपर उठ जाता है आगे की तरफ में। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन। अच्छा, अब इससे आगे अपन बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस वाली जगह पर जहां ये एक छोटा सा आइलैंड दे रखा है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के नाम से, यहाँ पे कोने में आइलैंड दे रखा है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, लेब्राडोर सी और इसके बीच में। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, जहां हमने लहरें या ओशन करंट्स डिस्कस किए थे। मैंने बताया था यहाँ से लेब्राडोर करंट आता है विच इज अ कोल्ड करंट, और साउथ की तरफ में से गल्फ स्ट्रीम आ रही होती है विच इज अ वार्म करंट,
और ये दोनों ये जहां पर टकराती है यहाँ पर ओशन वाटर जो है वो ऊपर उठता है। अपवेलिंग होने की वजह से यहाँ पर फिशिंग बैंक बनता है और यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छी होती है ना। तो अमेरिका की लीडिंग फिशिंग इंडस्ट्री है इस आइलैंड के आसपास। हालांकि ओवर फिशिंग करने की वजह से ये अब लगभग काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आजकल यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी। बट ये बहुत ही फेमस फिशिंग फिशिंग ग्राउंड बनते हैं जिनको ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड बैंक फिशिंग ग्राउंड कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है। तो ये अमेरिका के चारों तरफ की वाटर बॉडीज। अब अमेरिका के अंदर देखेंगे हम, कॉन्टिनेंट के अंदर, तो सबसे पहले नॉर्थ में हमें इधर वाली तरफ में ये जो आइलैंड्स हैं इनके बीच में एक छोटा सा नॉर्थ पोल का साइन देखने को मिलेगा, एन लिखा हुआ होगा, एक छोटा सा एन ऐसे यहाँ पे इस एरिया में एटलस में। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, यानी कि अगर आप मैग्नेट से देखोगे नॉर्थ पोल कहाँ दिखाई देगा? यहाँ एग्जैक्टली बीच में नहीं दिखाई देगा। ये तो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल मतलब जब अर्थ घूमती है तो इस एक्सिस के सहारे घूमती है ऐसे। बट अगर आप मैग्नेट यहां से देखोगे तो इस वाली तरफ ही पॉइंट करेगी, इस वाली तरफ पॉइंट करेगी। मैग्नेट इधर किधर से भी देखोगे तो नॉर्थ इसी को दिखाएगा। ये मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, हम दोनों मानेंगे क्योंकि दोनों का ही अपना अपना महत्व है। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उसकी वजह से पृथ्वी घूमती है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का पृथ्वी के घूमने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमें कंपास देखना है तो मैग्नेटिक नॉर्थ की जरूरत पड़ेगी। अब समस्या ये है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल फिक्स नहीं होता। ये जो है यहाँ पर मिला था सबसे पहले, या जब इस पे खोजना शुरू किया था तो ये उस टाइम पे यहाँ था। हालांकि अब ये शिफ्ट हो चुका है, ये अपनी जगह बदल चुका है, ये यहां से शिफ्ट हो गया है इधर की तरफ। ये किस लिए बनता है? मैग्नेटिक बनता है, या मैग्नेटिक जो अर्थ का कोर है वो इसलिए बनता है क्योंकि अर्थ के कोर में दो तरीके की लेयर होती है, एक सॉलिड इनर कोर, एक लिक्विड आउटर कोर। दोनों मेटल के बने हुए हैं, इस वजह से दोनों के आसपास में एक दूसरे के आसपास घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है अर्थ की। अब क्योंकि वो पूरे लिक्विड के अंदर ही घूम रहे हैं तो वो एक जगह टिके तो रहेंगे नहीं, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ के अंदर कहीं और चले गए, नहीं, गोल गेंद ही तो है, कभी उसका सर ऊपर है कभी नीचे हो जाएगा। बट ऐसा होने में 400 500 1000 साल लग जाते हैं। ये कोई अजीब चीज नहीं है, ऐसा इतिहास में पहले भी होता रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री में हमें ऐसे सबूत मिले हैं। कैसे मिलते हैं? जो लावा वगैरह निकलता है उसमें जो लोहा वगैरह निकलता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। तो जो जमा हुआ हमको मेटल वगैरह मिलता है उसमें उसके साक्ष्य मिलते हैं या फिर उसके सबूत मिलते हैं कि यहाँ से पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, अब वो बदल चुकी है। तो हमें पता है कि ये बार बार बदलते हैं, ये पिछले 500 700 सालों से नहीं बदला है और ये अब बदलना चालू हो गया है। ये पिछले मतलब शायद 50 60 हजार साल में बदल जाना चाहिए था, बट ये पिछले मतलब शायद 50 60 हजार साल पहले बदला था, उसके बाद से अभी तक नहीं बदला, तो अब ये बदलना चालू हो चुका है। इससे हमारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मैग्नेटिक डिवाइसेस पे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी तक हम जो नॉर्थ पोल का मैप मान के चलते थे वो अब चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे शिप लेकर बैठा हूँ या फिर मैं इस एरिया में हवाई जहाज से उड़ रहा हूँ तो मेरे को मैग्नेटिक डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? तो उनको इम्पैक्ट करेगा, बट आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़े। नॉर्थ पोल के अलावा साउथ पोल भी शिफ्ट होगा, दोनों शिफ्ट हो रहे हैं।
कनाडा के नॉर्थ वाले रीजन के अंदर वही जैसे अपना पूरा साइबेरिया के अंदर देखा था अपन ने, है ना, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा यहाँ पे पूरा नॉर्थ में, पूरे साल लगभग लगभग जमा ही रहता है। सर्दियां एक्सट्रीम होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और पूरे साल लगभग लगभग जो है वो बर्फ जमी रहती है। थोड़ी बहुत गर्मियों में बर्फ कम होती है, बट बाकी टाइम पे पूरे साल जो है वो लगभग 6 महीने दिन 6 महीने रात जैसी कंडीशन रहती है ना। पूरे पूरे टाइम पे यहाँ पे लगभग बर्फ बहुत रहती है, और टेम्परेचर -50-60 डिग्री मिनिमम है, मतलब मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी वेजिटेशन मिलेगी, वही जो हमने वहां देखी थी, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन जो साइबेरिया में मिलती थी, वही वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन, जिसमें कोई पेड़ नहीं उगते। टुंड्रा वेजिटेशन के नीचे जो मिट्टी होती है वो भी पूरी तरीके से जमी हुई होती है, पूरे साल जमी रहती है, और उसके अंदर अगर कोई जानवर मर गया तो वो भी जमा ही पड़ा रहता है। यानी कि हजारों सालों से यहाँ पे जितने भी जानवर पेड़ वगैरह मरे हैं, वो सब मिट्टी में दबे हुए पड़े हैं, ऐसे कैसे जमे हुए। और इसी वजह से इस मिट्टी को जो यहाँ पे मिलती है, जो जमीन में नीचे ही जमी हुई रहती है, उस मिट्टी को कहते हैं हम परमाफ्रॉस्ट। पेड़ जो है वो इस एरिया में मिलेंगे नहीं, इससे नीचे वाली जगहों पे तो पेड़ मिलेंगे, इस एरिया में पेड़ मिलना बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे मिट्टी जो है वो धीरे धीरे पूरी मिट्टी नीचे से जमना चालू हो जाती है, और फिर बर्फ के नीचे की सारी मिट्टी भी जो है वो पूरी तरीके से जमी हुई रहती है, और उसमें कुछ भी गलता नहीं है। इस तरीके की मिट्टी को कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट ये साइबेरिया में भी मिलेगी, ये यहाँ भी मिलेगी, बट एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। क्यों? अब धीरे धीरे टाइम ऐसा आ गया है कि परमाफ्रॉस्ट पिघलती जा रही है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस एरिया में टेम्परेचर कम होने की वजह से जमे हुए थे, वो क्या हो गए, अब एक्टिव हो गए। तो उन्होंने जो डेड बॉडीज हैं, जो डेड डिकेइंग प्लांट मटेरियल है, उन सबको गलाना चालू कर दिया, डिकम्पोज करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। एक तो मिट्टी धंसने लग गई है कई जगह। दूसरी प्रॉब्लम, जो ऑर्गेनिजम्स जब मरी हुई डेड बॉडीज वगैरह को डिकम्पोज करते हैं तो उसके अंदर से मीथेन वगैरह जैसी गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं, जो एनवायरनमेंट को गर्म करने का काम करती हैं। और अगर आप इस एरिया में रहते हो तो एक डेड बॉडी से कितनी बदबू आती है आपको आइडिया होगा। ऐसे ही हजारों सालों से बहुत सारी जो डेड बॉडीज पड़ी है, उन सब की बदबू से आपका क्या हाल होगा। और आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज एक साथ पड़ी हो, तो आपके बीमार होने का भी चांस है, वाटर सप्लाई के कंटेमिनेट होने का भी चांस है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस एरिया में आप देखने को मिल रही है। परमाफ्रॉस्ट पिघलने लग गई है। ठीक है, ये सब एरिया जो है वो किस में आते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन में। टुंड्रा के बाद में टाइगा फॉरेस्ट मिलते हैं, जो थोड़े से निचले इलाकों में मिलेंगे। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था। हाँ, ऐसे पेड़ मिलेंगे, बिर्च पाइन टाइप के पेड़ जो हैं वो उसके एग्जांपल है, बिर्च पाइन, इस तरीके के पेड़ों के एग्जांपल मिलेंगे यहाँ पे। दीज काइंड ऑफ ट्रीज विल यू विल फाइंड हियर, ये ऐसे पेड़ मिलेंगे यहाँ, जो ऊपर जाकर जो है वो नोकीले हो जाते हैं, और जिसमें जो है वो ताकि बर्फ उन पे नहीं रुक पाए।
टॉल ट्रीज मिलेंगे, बहुत ज्यादा ऊंचाई होगी इन पेड़ों की, टॉल बहुत ज्यादा होंगे ट्रीज। और ऐसे ट्रीज मिलेंगे टेगा वेजिटेशन, TAIGA, टाइगा। तो इस वाली रीजन में, इस वाली बेल्ट में, बिल्कुल टुंड्रा से थोड़ा सा नीचे आते ही, तो कनाडा में ये रीजन जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है किस चीज के लिए? लकड़ी के उद्योग के लिए। यानी कि मेजरली यहाँ से जो है वो न्यूज प्रिंट इज द मेन एक्सपोर्ट। न्यूज प्रिंट मतलब अखबार के लिए या करेंसी नोट छापने के लिए जो अखबार या पेपर इंपोर्ट किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज में, वो सब कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में बहुत सारी पेड़ों की कटाई होती है। ये पूरा रीजन पेड़ों की कटाई के लिए जाना जाता है। पेड़ों को काट काट के जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, मेजरली पेपर। और वही चीज लागू होती है कि कनाडा की मेजर पॉपुलेशन इस एरिया में नहीं रहती है। कहाँ रहती है? बिल्कुल साउथ वाले एरियाज के अंदर रहती है। जैसा मैप में देख सकते हैं, जो थोड़े बहुत शहर दे रखे हैं वो सारे अमेरिका की बॉर्डर से लगते हुए इलाकों में ही है। यहाँ पर हडसन बे के चारों तरफ एक एरिया लिखा होगा जिसको लिख रहा होगा कैनेडियन शील्ड। अब शील्ड वो एरिया होते हैं जो बहुत पुराने टाइम से ऐसे के ऐसे हैं, उनमें कोई ज्योग्राफिकल चेंज नहीं आया। यानी कि गोंदवाना और अंगारा के टाइम के जो इलाके हैं अभी तक ऐसे के ऐसे बने हुए, वो शील्ड कहलाते हैं मेजरली। तो ये एरिया जो कैनेडियन शील्ड है ये रिसोर्स रिच है, क्योंकि ये उस टाइम का है। जैसे इंडिया में भी पेनिनसुलर इंडिया जो है साउथ वाला एरिया, वो मेजरली गोंदवाना टाइम का है। तो इंडिया के सारे रिसोर्सेज ज्यादातर वहीं मिलते हैं। तो कैनेडियन शील्ड में मिनरल रिसोर्सेज जैसे गोल्ड वगैरह, यूरेनियम वगैरह बहुत मिलता है। थोड़ा सा अपन साउथ की तरफ चलेंगे, अपने को मिलेंगे 5 बड़े बड़े तालाब। इनको कहते हैं 5 ग्रेट लेक्स। 5 ग्रेट लेक्स। इन 5 तालाबों को मार्क करना। इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला तालाब है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्वीट वाटर लेक है। ये खास बात है, लेक सुपीरियर को खास तौर से ध्यान रख लेना। फिर लाइन वाइज ध्यान रखने हैं, लेक मिशिगन है, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये ऑर्डर है। अब यहाँ पे लेक ईरी और लेक ओंटारियो के बीच में, लेक ईरी और लेक ओंटारियो के बीच में एक झरना है यहां पर, जिसको नियाग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नायग्रा फॉल्स को मार्क कर लेना। नायग्रा फॉल्स जो है वो बहुत ही फेमस लैंडमार्क है, बहुत ही फेमस वाटरफॉल है इस एरिया का। इसके बाद में लेक ओंटारियो से आगे निकलेंगे अपन, तो एक नदी निकलेगी, लेक ओंटारियो से निकल रही है हडसन रिवर। सॉरी, हडसन बोल मैं, सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर। लेक ओंटारियो में से ही जो नदी निकल रही है ऐसे करके जारी होगी और आगे जाकर खुलेगी सेंट लॉरेंस गल्फ में। इसी को सेंट लॉरेंस रिवर बोला जाता है। और ये खुलती कहाँ है? सेंट लॉरेंस गल्फ में, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस गल्फ, और फिर उसके बाद में अटलांटिक ओशन। तो ये पांचों तालाब जो है वो आपस में एक दूसरे से जोड़ दिए गए हैं। हालांकि शुरुआत से ओरिजिनली ये जुड़े हुए नहीं थे, बट आर्टिफिशियल तरीके से इनको अब जोड़ दिया गया।
इसमें से लेक इली और ओंटारियो के बीच में एक झरना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नियाग्रा फॉल्स पूछ ले तो ध्यान रखना नॉर्थ अमेरिका में। विक्टोरिया फॉल्स पूछ ले तो ध्यान रखना अफ्रीका में, है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। अब इस लेक वाले एरिया से थोड़ा सा साउथ की तरफ चलेंगे तो एक माउंटेन रेंज मिलेगी अपने को, माउंटेन चेन मिलेगी यहाँ पे, या माउंटेन रेंज मिलेगी यहाँ पर इस वाले एरिया में, एप्लेशियन माउंटेन। एप्लेशियन माउंटेन एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड मतलब जैसे अरावली की तरह, ध्यान रखना अरावली की तरह, जस्ट लाइक अरावली। न्यू फोल्ड के एग्जांपल तो हमने बहुत सारे देखे। अरावली तो ओल्ड है, ठीक है। ओल्ड मतलब ये पहले फोल्डिंग होने से बने थे, बट अब इनका ओरिजिनल रूप जो है वो खत्म हो चुका है। ये धीरे धीरे घिसते जा रहे हैं समय के साथ में, इनका रूप जो है वो छोटा होता जा रहा है ना। दे आर सब्ट्रैक्टिंग, घिसते जा रहे हैं ये धीरे धीरे। इनका ओरिजिनल जो आकार था, साइज था, शेप था, वो सब जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है अब। तो दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। न्यू फोल्ड माउंटेन अभी भी बढ़ रहे होते हैं। एग्जाम्पल आर हिमालय, एल्प्स, एटलस, ये हैं ओल्ड। अब इनके बीच में जो रिवर सिस्टम है और जो ये एप्लेशियन माउंटेन है, इनके बीच में एक एरिया है जिस एरिया को हम प्लेन्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स घास के मैदान है, बेसिकली क्या है, घास के मैदान। अब ये लैटिट्यूड वाइज देखेंगे तो कितने डिग्री पर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो ऊपर ही है, यानी कि टेम्परेट रीजन में, तो टेम्परेट ग्रासलैंड हो गई है। इन सेंट्रल हाईलैंड को यहां बीच में लिखा होगा प्रेरीज, यहां लिखा होगा प्रेरीज, PRAIRIES। ग्रेट प्लेन्स के बीचों बीच लिखा होगा प्रेरीज। इन्हीं ग्रेट प्लेन्स के बीचों बीच से दो नदियां बहती हैं जिनका नाम ध्यान रखना है। एक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी, जो इधर से साउथ की तरफ बह रही होगी, यहाँ पे मिसिसिपी। ग्रेट लेक के पास में देखना, यहाँ पे दिख जाएगी मिसिसिपी। ग्रेट लेक्स के पास में, सुपीरियर के पास में लिखा हुआ मिल जाएगा मिसिसिपी। मिसिसिपी से ईस्ट की तरफ में यहां पर एक नदी इसमें आकर मिल रही होगी, यहां पे लिख रहा होगा मिसोरी। जहां प्रेरीज लिखा है उसी के पास में मिसोरी। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मिसिसिपी और मिसोरी मिलके। हालांकि मिसिसिपी सबसे लंबी नदी है, बट मिसोरी इसमें मिलती है, तो ध्यान रखना है कि मिसिसिपी एंड मिसोरी आर द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदियां ये। अब यहीं पर इधर की तरफ एप्लेशियन माउंटेन के पास में, इधर यहां पर लॉन्ग आइलैंड लिख रखा होगा, लॉन्ग आइलैंड। यहां पर हडसन रिवर लिख रखा होगा, यानी कि न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे पर है। यहाँ छोटी सी नदी होगी हडसन रिवर। हडसन रिवर, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क सिटी, हडसन रिवर। उससे थोड़ा सा साउथ की तरफ में एक छोटा सा शहर दे रखा होगा जिसका नाम है वॉशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की कैपिटल है। प्लीज मार्क कर लेना, यहां लिखा हुआ नहीं होगा पोटोमैक रिवर।
वॉशिंगटन डीसी शहर पोटोमैक नदी के किनारे पर है। फिर हम इस वाली तरफ चलेंगे, ये वाला एरिया जो काफी हद तक उठा हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर में। यहां पर जहां ग्रेट प्लेन्स था उसके साउथ की तरफ में एक छोटी सी नदी दे रखी होगी जिसका नाम दे रखा होगा कोलोराडो। जहां प्रेरीज लिखा था उसके साउथ की तरफ में मिलेगा। इस एरिया में जो जगह आती है या कोलोराडो जो रिवर है, वो एक्चुअली इस प्लेट्यू के अंदर से या इस एरिया को जो उठा हुआ एरिया है उसको बीच में से काटती है और यहाँ पर बहुत गहरी गहरी खाइयां बनती है इस तरीके की। इस तरीके की गहरी गहरी खाइयां बनती है जिसको ग्रैंड कैनियन लिख रखा होगा। कोलोराडो रिवर जो है वो ग्रैंड कैनियन बनाती है। बहुत स्टीप स्टीप खाइयां बनती हैं इसमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आसपास का पत्थर बहुत ज्यादा हार्ड है और नदी जब इसमें से बह रही थी तो नदी जो है वो पत्थर को कम काट पाई, इस वजह से आसपास के एरिया को कम काट पाई और नीचे की तरफ वाले एरिया को ज्यादा काटती गई, तो खाई गहरी होती गई, जिसकी वजह से यहाँ पर डीप गॉर्जेस बनते हैं। इनको क्या कहता है? गॉर्जेस कहा जाता है। खाइयां बनती है, खाई को गॉर्ज कहते हैं। ठीक है। ग्रैंड कैनियन एक बहुत ही फेमस जगह है जिसको देखने के लिए लोग भी जाते हैं, तो ग्रैंड कैनियन इसी पे कोलोराडो रिवर पे मिल जाएगी। ग्रैंड कैनियन से थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने पर हमें एक और जगह मिलेगी जिसको डेथ वैली के नाम से लिख रखा होगा, डेथ वैली। ये डेजर्ट एरिया है, बेसिकली सूखा हुआ इलाका है, इसीलिए जो भी यहाँ फंस जाता था वो बिना पानी के मर जाता था। तो यहाँ पे पैदल चलना या फिर यहाँ पे भटक जाना बेवकूफी होती थी, इसीलिए इसका नाम डेथ वैली पड़ गया। ये पूरा एरिया जो है वो मेजरली क्या है? डेजर्ट टाइप ऑफ एरिया है, प्लेट्यू रीजन है। और यहाँ पर जो है वो ड्राई डेजर्ट टाइप ऑफ कंडीशन होती है, हाई उठा हुआ एरिया है। और जैसा मैंने अभी बताया, जो आसपास प्लेट्यू रीजन है पूरा। तो डेथ वैली के आसपास के एरिया में अभी थोड़े ही दिन पहले जो है वो वर्ल्ड में पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर मिला था, अभी यहीं पर इसी जगह पे डेथ वैली के पास में। थोड़े दिन पहले डेथ वैली के अंदर जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर, अभी पिछले 100 साल का हाईएस्ट टेम्परेचर मिला था थोड़े दिन पहले। 53 डिग्री के आसपास आया था, कुछ न्यूज में था। तो ये भी पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका का सबसे लास्ट फीचर जो देख लेंगे वो है, नॉर्थ अमेरिका के पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे में जो है वो इधर की तरफ में या वेस्ट की तरफ में जो है वो एक माउंटेन चेन है जो पूरी यहां से नॉर्थ से लेकर साउथ तक कंटिन्यू हो रही है। इस माउंटेन चेन को रॉकी माउंटेन के नाम से जाना जाता है।
रॉकी माउंटेन के नॉर्थ में जाएंगे हम सबसे ऊपर अलास्का वाले रीजन में। ये जो रीजन है इसको अलास्का कहते हैं। अलास्का वाले एरिया के अंदर एक रेंज मिलेगी, माउंटेन रेंज मिलेगी अलास्का रेंज के नाम से। अलास्का रेंज के साउथ की तरफ में एक छोटी सी चोटी है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले माउंट मैकिनले जो है वो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब अपन थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये जो रॉकी माउंटेन है ये किस तरीके का माउंटेन है, ये चीज ध्यान रखना। दीज आर फोल्डेड माउंटेन। ये क्या है? फोल्ड माउंटेन है। ये क्या है? पूरा रॉकी माउंटेन क्या है? फोल्डेड माउंटेन है। और कहां पे सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है पैसिफिक रिम ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एरिया था जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, वॉल्केनोज हैं, वो वाला रीजन जो है वहां है ये। क्योंकि ये दो प्लेट्स के भिड़ने से बन रहा है। कौन सी? नॉर्थ अमेरिका प्लेट और पैसिफिक ओशन प्लेट के टकराने की वजह से बनता है ये पूरा रीजन। अच्छा, एरिया से याद आया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया। ऑर्डर लिख लेना। वन वन है रशिया, सेकंड है कनाडा। कनाडा की वर्ल्ड की सबसे लंबी कोस्ट लाइन भी है, यानी कि सबसे लंबी तटीय समुद्री सीमा कनाडा की है। साइज वाइज सेकंड है। थर्ड नंबर पे है अमेरिका, यूएसए, साइज वाइज। फोर्थ पे चाइना। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है ब्राजील। सिक्स ऑस्ट्रेलिया। सेवन इंडिया। बाकी इधर यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ में फिर मैक्सिको आ गया। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच में अक्सर लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि मैक्सिकन लोग जो हैं वो अमेरिका आके काम करते हैं, तो वो अमेरिका वालों को पसंद नहीं आता। फिर यहाँ से इलीगली भी कई लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर पंगा रहता है अक्सर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं दीवार बना दूंगा यहाँ। तो मैक्सिको इज अनदर इम्पोर्टेंट कंट्री इन दिस एरिया। फिर इसके बाद यहाँ पे दो तीन छोटे मोटे गरीब कंट्री हैं, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। इन कंट्रीज को कोई पूछेगा नहीं कभी। क्लियर? रीजन? क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा, एक तो गरीबी है, तो बहुत सारे लोग, एक तो यहाँ पे क्या है, गरीबी होने की वजह से गैंग वॉर वगैरह चलती रहती है, और दूसरा ड्रग्स वगैरह का बहुत काम चलता है यहाँ पे। ये कोलंबिया वगैरह में जो ड्रग्स उगती हैं वो सब इधर से होती हुई अमेरिका पहुंचती है। तो यहाँ से बहुत सारा इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह होती है इधर से अमेरिका की। तो अमेरिका इसलिए थोड़ा सा परेशान है इन देश में। रही बात, दो नाम ध्यान रखना। अमेरिका के अंदर जो प्रेरीज ग्रासलैंड है, प्रेरीज है ना, प्रेरीज को व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, इतना कि वो फेंक देते हैं समुद्र में। ठीक है। लास्ट यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा में शुगर की खेती बहुत होती है, शुगर। इसीलिए इट इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। क्यूबा को कहते हैं शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब ये जो सारे कंट्रीज है ना, यहाँ वाले, ये ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या होती थी,
गुलामी करवाई जाती थी लोगों को, ले जाकर कपास वगैरह की खेती, नील खेती और गन्ना वगैरह की खेती, जिनकी भी इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड यूरोप वगैरह में ज्यादा थी, उनकी यहाँ पे लोगों को ले जाकर खेती करवाई जाती थी। बंधुआ मजदूरी, अफ्रीकन, इंडियंस, चाइनीज लोगों को ले जाकर, इसीलिए यहाँ पर आज की तारीख में बहुत सारे इंडियंस वगैरह बसे हुए हैं, और इसीलिए वेस्ट इंडीज में बहुत सारे इंडियन प्लेयर खेल रहे हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका पूरा।